Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning, morning. sir. Good Good morning. morning, sir. गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर पहुंच रहा है आप लोगों के पास? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. देखिए, हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो आप लोग को जो है मोशन इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, बाय कैलकुलस मेथड, बाय एनालिटिकल मेथड, ये आप लोग को बता दिया। अब आइए कुछ स्टेप आगे हम इंक्रीज करते हैं। आइए थोड़ा सा वेक्टर को हम स्टेप आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डीप स्टडी लेकर चलते हैं वेक्टर के बारे में। जनरली तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम फिजिक्स के अंतर्गत फ्री फॉलिंग बता रहे थे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। लिसन वेक्टर्स बैग है म्यूट। वेक्टर्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे स्पीड है तो हमने स्केलर क्वांटिटी कहा, वेलोसिटी था तो वेक्टर क्वांटिटी का नाम दिए, फिर आपका जो है डिस्टेंस आया तो स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आया तो वेक्टर क्वांटिटी दिए हमने। अब थोड़ा सा उसको हम स्टेप को थोड़ा सा डीपली जो है हम जा रहे हैं वेक्टर पर। तो वेक्टर क्या है? तो देखिए, फिजिक्स के अंतर्गत जितने भी हम टर्म यूज करते हैं उस टर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। या तो वो टर्म वेक्टर क्वांटिटी और नहीं तो फिर वो टर्म स्केलर क्वांटिटी, यही दो हो सकता है। यानी वेक्टर्स क्या है? तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, क्यों हमें वेक्टर की जरूरत पड़ी? जैसे जनरली हम कह देते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन से मूव कर रहा है, तो कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो उसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन है। या कोई बॉडी अगर अप से डाउन की तरफ आ रहा है तो उसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रोड पर मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट मूव कर रहा है या राइट मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन आता है। तो कहने का मतलब कि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी है जिनके बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन करने के लिए उसके साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। तो याद रखिए, इसलिए जो है वेक्टर शब्द का यूज किया गया। तो वेक्टर जो होता है आपका फिजिक्स के अंतर्गत हम जितनी भी क्वांटिटी यूज करते हैं वो क्वांटिटी दो पार्ट में होती है, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए हम कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर पर डिस्कस कर सकते हैं। वेक्टर हम उसी क्वांटिटी को कहेंगे जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। यानी वेक्टर का मतलब कि जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन हो उसे हम वेक्टर कहेंगे। जैसे हमने कहा कि कोई व्हीकल जो है रोड पर लेफ्ट साइड जा रही है तो वहां पर एक डायरेक्शन दे दिया गया, लेकिन उसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन है। कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन से मूव कर रही है तो उसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसका एक डायरेक्शन दे दिया तो दैट बॉडी इज गोइंग फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन। सर डायरेक्शन। हाँ हेलो, कौन सा चैप्टर? सब नए स्टूडेंट हैं। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? मोशन इन प्लेन पढ़ा रहे हैं। यस सर। अच्छा, तो वो मोशन इन प्लेन पढ़ा रहे हैं। तो ये चैप्टर तो आपका दी एंड हो गया। हमने जो है अब हम जो पॉइंट शुरू किए थे इसको बताने के बाद हम मोशन इन प्लेन ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब वो स्टार्ट कर दिए तो तब हम न्यू सर फ्री फॉल नहीं बताए अभी। कौन? हेलो, कोई फ्री फॉल बॉडी बता रहे थे सर उस दिन। अच्छा, फ्री फॉल बॉडी सर खत्म हो गया क्लास। अच्छा ठीक है, देखिए फ्री फॉल एक बार और आपको बता देते हैं। फ्री फॉल किसको कहते हैं? सपोज कर लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको किसी हाइट से हमने यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन करा दिया, लेकिन शर्त है कि नो एक्सटर्नल फोर्स।
नो एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स, यानी किसी बॉडी को किसी हाइट से अगर ड्रॉप किया जाए, लेकिन कंडीशन क्या हो कि उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो, तो उस बॉडी का मोशन या उस बॉडी का जो फॉल होना होगा उसी को हम कहेंगे फ्री फॉल। यानी फ्री फॉल का मतलब when the body move from the certain height to the downward direction in the absence of external force is called the free fall, is called the free fall। यानी फ्री फॉल का मतलब कि अगर कोई भी बॉडी किसी हाइट से लेकिन अगर मूव कर रही है, लेकिन शर्त है कि उसमें अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो, वो बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दो ना केवल सर। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव करे। यानी when the body move only downward direction with the help of the gravitational force is called the free fall। तो जब बॉडी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड मोशन कर रही हो, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न कर रहा हो, तो वैसे बॉडी के मोशन को हम कहते क्या है? फ्री। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई मैंगो ट्री है, मैंगो सर ट्री उसकी से इनिशियल स्पीड क्या होगी? कोई मैंगो ट्री है और मैंगो ट्री के से कोई आपका मैंगो फ्रूट, मैंगो की बात कर रहे हैं, वो वहां से जब ड्रॉप होता है तो वो फ्री फॉल है। क्यों? क्योंकि वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, उस पर कोई फोर्स अदर फोर्स काम नहीं कर रहा, तो वही फ्री फॉल है, याद रखिए। तो फ्री फॉल का मतलब कि when the body move only with the help of the gravitational force is called the free fall। अब आपको हम न्यू चैप्टर तभी स्टार्ट करेंगे। आइए, तब मोशन इन प्लेन के बाद से आपका नेक्स्ट चैप्टर आप देख के बताइए, चैप्टर में क्या है मोशन इन प्लेन के बाद? सर लॉ ऑफ मोशन। सर फ्री लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए हम लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। लॉ ऑफ मोशन ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कुछ इसके बारे में आप लोग लोअर क्लास में सर, स्टडी किए हैं आप लोग। सर इस चैप्टर से कुछ रिलेटिव क्वेश्चन वेलोसिटी है क्या होता है मुझे सर? पूछना। सर हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है सर? यस सर, ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। इधर देखिए, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया ये भी मूव कर रही है और ये भी मूव कर रही है, इसके वेलोसिटी को va मान लिया, इसके वेलोसिटी को हम vb सपोज कर लिया। अब हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए with respect to body B। इस लाइन को ध्यान से देखो, A and B, there are the two bodies are moving with velocity VA and VB in the same direction। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू अगर बॉडी बी निकालना है तो सिंबल के रूप में इसको नोट करेंगे VAB। VAB का मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, तो VAB का मतलब हो गया VA माइनस VB। समझ में आया? ये है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया द रेट ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। द रेट ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपने क्या देखा कि A and B, there are the two bodies are moving with velocity VA and VB in the same direction, then relative velocity of body A with respect to अगर body B निकालना है तो उसको हम इस तरह से सिंबल के रूप में लिखते हैं VAB is equal to VA minus VB। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर बाय द वे हमको VBA निकालना है तो इसका मतलब होगा VB माइनस VA। समझ में आया? VBA का मतलब हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी ए। ठीक है, फार्मूला हो गया VB माइनस VA। अगर ए का बी के विथ रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो VA माइनस VB। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कि द रेट ऑफ
the rate of relative displacement of two bodies is called the relative velocity, and you can calculate the relative velocity by this method. इस मेथड से आप relative velocity निकाल सकते हैं। एग्जांपल के रूप में ले लो कि there are the two train, one train सपोज कर लेते हैं कि वन ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन जो है 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है सेम डायरेक्शंस में। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू अगर बी निकालना है तो 50 में से 70 माइनस करेंगे तो -20 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 50 माइनस 70 इज इक्वल टू -20 किलोमीटर पर आवर होगा। या अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है तो आप 70 माइनस 50 निकालोगे, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, हेलो Yes, sir. सर Yes, sir. क्लियर Yes, हो गया? sir. यस सर, नेक्स्ट शुरू कीजिए। सर बोलिए। एक बार ग्राफिकल सर हाँ बोलिए। सर पोजीशन टाइम ग्राफ पे सर एक बार ग्राफिकल मेथड बता दीजिए। क्या क्या सर, चीज एक बार- ग्राफिकल मेथड से? और अपोजिट डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी ग्राफ से। रिलेटिव वेलोसिटी यस सर, क्या चीज मतलब ग्राफिकल मेथड से आप कर रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ग्राफिकल मेथड से। यस सर, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ से आप क्या निकालते हैं बताइए? पोजीशन टाइम ग्राफ से आप निकालते हैं ना? तो मान लीजिए पोजीशन निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको दो बॉडी का जो है आपको वो ग्राफ दिया जाएगा तब निकालेंगे। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए। उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप निकालेंगे। ठीक है? अगर सर तो बताओ एग्जांपल कैसे निकालेंगे सर? सर इक्वल वेलोसिटी और हाँ बोलिए। अपोजिट वेलोसिटी सर एग्जांपल लेके बता दीजिए। अब तो ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक ले आएंगे तो उसमें एग्जांपल आपको दे करके बताएंगे। ठीक है? अब एनसीईआरटी बुक जब रहेगा तब तो आपको हम एग्जांपल दे पाएंगे ना। अब कोई बुक ले आएंगे जिसमें कोई एग्जांपल ग्राफिकल होगा, जिस ग्राफ पर आपको जो है हम आपको बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी, हाउ कैन यू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है? सर कोई एग्जांपल ले लीजिए सर। सर कोई एग्जांपल दे दीजिए। अरे ये एग्जांपल ही सर तो है। खुद से कोई एग्जांपल बता ये दीजिए। एग्जांपल है ना। ये बताओ कि एग्जांपल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो अब मान लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहे हो। नहीं ये ये हो गया, एग्जांपल ये टाइम हो गया, हाँ? पोजीशन हो गया। और ये पोजीशन हो गया, हाँ? मान लेते हैं कि कोई बॉडी अगर यहाँ पर है, इसको मान लो ए मान लो, कोई बॉडी हमने बी ले लिया, यहाँ पर हो गया बी। अब बॉडी अगर मूव कर रही है तो निश्चित है कि पोजीशन टाइम ग्राफ, आपने स्टडी किया होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन फॉर द पोजीशन एंड टाइम ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर बॉडी यदि यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रही है तो उस समय पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो मान लीजिए कि अगर सर स्ट्रेट लाइन होगा। टाइम ग्राफ लेते हैं तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका टाइम के विद रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन हमेशा क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो आपका ये ग्राफ हो गया। ठीक है? अब दूसरे बॉडी का हमें पोजीशन टाइम ग्राफ लेना है तो अब पोजीशन टाइम ग्राफ दूसरे बॉडी का हम उसके वेलोसिटी पर जाएंगे। अगर इसका भी पोजीशन टाइम ग्राफ खींचे तो ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर मान लेते हैं कि इसका ग्राफ भी हमने खींच दिया तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। अब हमको इसका निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो फिर हम जाएंगे इस मेथड से, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखेंगे कि इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब यहाँ से ये ग्राफ खींचेंगे
अब ये ग्राफ है, अब ये बॉडी का मूवमेंट है, तो अब ये बॉडी का पोजीशन जैसे यहाँ पर पोजीशन हो गया, तो यहाँ से इस पर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया, तो इसका आपका x1 हो गया। फिर इसका हमने ले लिया, तो यहाँ से इस पर हमने ड्रॉप कर दिया, तो इसका पोजीशन x2 मान लिया, तो इसका पोजीशन x1 और इसका पोजीशन x2, तो दोनों के बीच का रेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो x1 माइनस x2 हो गया। x2 अब बताओ कि यहाँ से हमने इस टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, तो इसको हमने t1 मान लिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो t2 मान लिया, तो फिर इसके बीच का टाइम इंटरवल कितना हो गया, तो t1 माइनस t2। और जानते हो कि द रेट ऑफ पोजीशन, अभी बताए कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया, आप ऐसे भी समझो, आप इस तरीके से भी समझो, मान लिया कि यह एक स्टेशन है, यहां से एक ट्रेन जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर से, इसी स्टेशन से एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, यानी एक ही स्टेशन से दो ट्रेन आपका सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है 70 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर। इसका मतलब कि ये ट्रेन 1 आवर में कितना डिस्टेंस मूव करेगी, 70 किलोमीटर, और ये 1 आवर में कितना डिस्टेंस मूव करेगी, 50 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक हमने 70 किलोमीटर ले लिया, ये हो गया आपका। फिर यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया 50 किलोमीटर, तो ये 1 आवर में ये जो है यहाँ पहुंच गई है, और ये ट्रेन 1 आवर में यहाँ पहुंच रही है, तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोलो। 70 में से 50 माइनस करेंगे तो यही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 20 आवर में दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो मैंने आपको क्या बताया कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो मैंने आपको बताया 70 माइनस 50 इज इक्वल टू, आप लिख देंगे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक बात का याद रखेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शंस में मूव कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन वहीं पर हम ये कह दें कि दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो दोनों के वेलोसिटी का सम होगा। जैसे यहीं से देखो आप, सर तो कैसे पता करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कि ये जो निकलेगा वेलोसिटी, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है 70 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से एक दूसरी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 1 आवर में 70 किलोमीटर राइट साइड मूव कर गई और ये 1 आवर में 50 किलोमीटर लेफ्ट साइड मूव कर गई, तो 1 आवर में ये डिस्टेंस 70 हो गया, 1 आवर में ये डिस्टेंस 50 हो गया। तो बताओ कि क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में बॉडी मूव कर रही है, तो जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो 1 आवर में उनके बीच का कितना डिस्टेंस हो गया, तो 70 प्लस 50 मिलकर के 120 हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी 120 किलोमीटर, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कि दोनों के वेलोसिटी को ऐड कर दोगे, 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। तो बस एक लाइन में आप याद रखो कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, और जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के वेलोसिटी के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए सर, थैंक यू कट जाए तो अब सर एक क्वेश्चन बता दीजिए। अब इसके बाद जो है आर्यन सिंह का क्वेश्चन है सर, आर्यन सिंह का क्वेश्चन है सर एक। हाँ क्या है, बोलो। बोलो आर्यन। बोलो, सुनाई नहीं दिया सर को। सर एनसीईआरटी में सर 8वां नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब तो 8वां नंबर तो हम एनसीईआरटी नहीं ना लेकर बैठे हैं, तो अब आपके सामने अब चलो किताब ले आएंगे तो एनसीईआरटी का कराएंगे।
क्वेश्चन पढ़ो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन। हाँ On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. हाँ Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour each. At a हाँ certain instant when हाँ बोलो। B is equal to AC, both being on B decide to overtake A before C. हाँ Does ये what बताओ, the minimum action? अब एनसीईआरटी लेकर के तुमको 1 by 1 न्यूमेरिकल हल कराएंगे तब होगा। बोलो सर नहीं आ रहा है तो सर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अब तुम्हारे बोलने से वहां से आवाज क्लियर हमारे पास नहीं आ पा रही है ना, या तो हम क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर हमारे सामने रहेगा तभी हल कर पाएंगे हम। ठीक है, वीडियो ऑन कर दो, वीडियो ऑन कर दो, वीडियो वीडियो से कैमरा ऑन करके दिखा दो, कैमरा ऑन करके दिखा दो भाई। हाँ सर, तो देख लीजिए सर, आ गया क्वेश्चन। नहीं दिख रहा है सर। हाँ दिखाओ। हाँ आ गया, देखो अच्छे से देखो। एक बार फिर बोलो तो कौन सा क्वेश्चन दे रहे हो? नहीं दिखाई दे रहा है जी। जूम करो थोड़ा। नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। चलो 8वां नंबर। एक कार ये है जो अरे सर पर बुक ला के बता चलो दीजिएगा। हम इस टाइप के जो है हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? कल बुक ला के बता दीजिएगा। अब बुक ला करके हम बता ही देंगे, क्यों नहीं बता देंगे। चलो हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। देखो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पर 2 ट्रेन, इस टाइप का क्वेश्चन है। बोलो 2 ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर, लेंथ 400 मीटर each are moving on two parallel tracks with uniform speed 720 kilometer per hour in same direction. In same direction with a head. सर जो नहीं आ रहा वो बताइए ना। अब किताब में जो रहेगा वही ना। अब एनसीईआरटी किताब ले आएंगे तब तो कौन सा क्वेश्चन है, बोलो एक बार। बोले तो हाँ बोलो तो एक क्वेश्चन। 2 प्लेन रोड। अरे हिंदी में बता दो यार। तब तो रुको देखते हैं। अरे भाई क्वेश्चन समझ गए हो ना? हिंदी में बता दो सर। 2 प्लेन रोड है, उस पे 2 गाड़ी चल रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, कुछ डायरेक्शन में चल रही है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीडिंग करो। two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. On 2 lane road कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो तो। हाँ बोलो। On a 2 lane road. Yes sir. हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिला है। चलो उसी को सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन मिल गया एनसीईआरटी में। कौन सा क्वेश्चन है? 8वां सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन मिल गया एनसीईआरटी में, देखो इसी को हल करा रहे हैं। ऑन ए 2 लेन रोड, ध्यान से देखो। ऑन ए 2 लेन रोड, कार ए इज ट्रेवलिंग
car A is traveling with speed of 36 kilometer per hour. 36 kilometer per hour. Two cars B and C approach car A in opposite direction. In opposite direction. Opposite directions with a speed of 54 kilometer per hour each. At a certain instant, when the distance AB is equal to distance AC. AB is equal to distance AC, both being 1 kilometer. सर बुक तो सबके पास है वैसे भी। अरे तो हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखेंगे तो नहीं ना एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप अपने पास बुक रखे हो सभी लोग? यस सर। तो जब रखे हो तो इसको चलो लेकिन चलो अभी इसको लिख दिया तो इसको पूरा कर लेते हैं। AB is equal to AC। लिख दीजिए सर, इतना मेहनत करवा दिए सर। Both being 1 kilometer. किसका मजा है? 1 kilometer. Be decided to overtake A before C does. What maximum acceleration? मिनिमम सर। अच्छा मिनिमम है। What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident। चलो अब आपको समझा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में जो दिया है, माइक बंद कर लो सब लोग, आवाज यहाँ से देखो, यह एक कार हो गई, इसको बी मान लो, ठीक है, और एक कार ये ले रहे हैं, इसको हमने सी मान लिया। ध्यान से देखो, ये जो है बी जो है मूव कर रही है, आपका वेलोसिटी दिया है 54 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड दिया है आपके बुक में 50, इसका भी स्पीड सेम है 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए, और एक कार ए जो है, एक कार देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी इनके बीच में एक आपका कार ए है, ये ए है, यानी ए का बी से भी डिस्टेंस और ए का सी से, दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, और ये डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर।
क्वेश्चन में आपको दिया है, और ये भी डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर, और ये का स्पीड दिया है, ये जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन है। अब जरा आप बताइए, बी इधर मूव कर रहा है, सी इधर मूव कर रहा है, और ये सब सेम एक ही रोड पर मूव कर रहे हैं, तो जब ये इसके बीच में मूव कर रहा है तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसी समय लिखा है कि व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार बी, यानी कार बी कितना एक्सीलरेशन कर दे, यानी अपने स्पीड को कितना इंक्रीज कर दे, तो सी को ओवरटेक करने से पहले बी इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाए, एक्सीडेंट ना हो। बात समझ में आ रही है? मतलब ये बीच में ये बीच में है, एक कार इसके पीछे से आ रही है और एक कार आगे से आ रही है, उन दोनों का स्पीड सेम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बी अपने स्पीड को कितना अधिक कर दे ताकि इसको ओवरटेक करने से पहले या इसको क्रॉस करके निकल जाए, जिसको निकालना है। तो अब निकालना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले ए का वेलोसिटी निकालिए। ए का वेलोसिटी दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो 54 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मालूम है ना आपको? 15, yes sir, 15 मीटर पर सेकेंड per second। उसी तरह से बी का वेलोसिटी निकालो, बी का वेलोसिटी भी उतना ही होगा 54 किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज करोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। चलो सर ए का तो 36 से ना मल्टीप्लाई करेंगे। किसका सर वो तो ये वेलोसिटी ये है ना, ये 36 है। यस सर, ये का 36 है, तो 36 है तो यहाँ पर 36 10 होगा, 12 हो जाए, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ये का निकल गया और बी का निकल गया, सी का निकालो तो कितना होगा? सी का दोनों का सेम हो जाएगा। 54 तो है, दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा सी का 54 है, तो इसका भी निकालोगे तो आएगा कितना? 10 ही ना आएगा, 15 15 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब लेकिन एक चीज याद करो, अब जरा इधर देखो, ये जा रहा है राइट साइड में जा रहा है ना, तो जब ये राइट साइड में जा रहा है और सी आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो सी का जो वेलोसिटी होगा ए के विथ रेस्पेक्ट में निगेटिव होगा। समझ में आया ये स्टेप? बोलो। यस सर। हम इसको चूंकि यहाँ से ध्यान देखो, जो सी का वेलोसिटी है वो ए के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड आ रहा है, इसीलिए इसके वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी, यानी यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा है VBA, और अभी बताए हैं कि में से VA को क्या करोगे आप? माइनस करोगे, माइनस कर देंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी आप B विथ रेस्पेक्ट टू A निकालेंगे तो VB माइनस BA 5 कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, और A का मान कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पर निकालो VCA, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A, तो ये होगा VC माइनस BA। तो VC का वैल्यू निकाले हैं कितना? -15 -25 कितना है? -25 -25 मीटर पर सेकेंड। अब निकालिए। अब देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं टाइम। यस सर। अब यहाँ से अगला स्टेप है कि टाइम निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ कि डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर है ना दोनों के बीच का, तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। बोलो सही है? 125 और रिलेटिव वेलोसिटी कितना निकाले हैं इसका? 25 निकाले हैं, तो -5 जा -40 सेकेंड, 40 सेकेंड। तो -25 है। माइनस नहीं लिया जाएगा टाइम निकालते समय। टाइम में माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब आइए
तो टाइम तो निकल गया। अब आइए सीधे फार्मूला निकालिए, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, हमको एक्सेलेरेशन निकालना है। हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, अब बी क्वेश्चन में था ना, क्वेश्चन में दिया था कि बताइए कि बी जो है बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बी और ए के बीच का डिस्टेंस भी कितना है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब कि 1000 मीटर हो गया। मीटर। और बताइए कि मीटर। बी का ए के विथ रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 5 निकाले हैं तो 5 हो गया। 5 टाइम निकाले हैं 5 कितना 40 40 सेकेंड। 2a और टाइम 40 निकाले हैं तो 40 का स्क्वायर कर दो। 40 का स्क्वायर। इसके बाद 160 अब जो है 1000 1600 इज इक्वल टू 200 प्लस 1/2a और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 600। 600। 600 करोगे 800। 800। ठीक है। 1 होगा 1। और 200 इधर आएगा तो माइनस 1 आंसर। 800a। अब इसको 1 होगा। 800 इज इक्वल टू 800a या a इज इक्वल टू 1 मीटर 800 इज इक्वल टू 1 मीटर 800 इज इक्वल पर टू सेकंड। 1 मीटर पर 1 सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बी जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन अगर प्रोड्यूस कर देगा तो बी जो है सी से पहले ओवरटेक कर जाएगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, ऐसे। थैंक यू सर। और देखो कुछ न्यूमेरिकल और देख रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए अब हमको 1 बाय 1 कराने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। यस सर। यस सर। जो नहीं आएगा यस सर सर। पूछ लेंगे। और सिलेक्टेड कोई क्वेश्चन होगा तो बता आगे देंगे बढ़ाइए। आपको। सर जो नहीं आगे आएगा पूछ लेंगे। हाँ, जो नहीं आएगा तो आप जो है 1 बाय 1 करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब Yes, बुक sir. में जितना न्यूमेरिकल्स दिया है 1 बाय 1 हल कराएंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएंगे। यस सर। और ये भी आगे आपका बढ़िए। ऑनलाइन क्लासेज है। तो अब चलिए इसके बाद अब हमारा स्टेप चलता है। सर हाँ सर मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्यों इक्वल होते हैं? ऐसा है ना कि एक मिनट इंस्टेंटेनियस अगर जब मैं आप बताइए, जैसे हम यहाँ पर कह दे कि जैसे वेलोसिटी आ जाओ, वेलोसिटी हमने कह दिया यहाँ पर, चलो हमने ले लिया यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर। जब वेलोसिटी हमने लिखा है तो इसमें ऑलरेडी डायरेक्शन इंक्लूड हो चुका है, याद रखना। ठीक है। जब हम वेलोसिटी कह दिए तो 50 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी का सिंबल क्या होगा v। और जितने भी आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा देते हैं। जितनी भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है अगर उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो वेलोसिटी आपका 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है। इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा, देखो ऐसे लिखोगे तो इसको मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर से एरो हट जाएगा, ये होगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी या ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या है, हम ये कह दे कि ये ट्रेन इज गोइंग 50 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट डायरेक्शन, तो 50 किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया और जो वेस्ट डायरेक्शन है वो आपका डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो 50 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट डायरेक्शन मिल करके एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब उसमें से डायरेक्शन हटा दोगे, डायरेक्शन जब रिमूव कर दोगे आप तो 50 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो याद रखना वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसमें से डायरेक्शन रिमूव हो जाता है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्शन को रिमूव कर देते हैं तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। नहीं होता। सर मैं ये नहीं पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, वो क्यों होता है सर? तो हमने अभी आपको क्या बताए हैं, हमारी